ये अपनी कभी ना नमन जी से भी कट करके और भी वजह से मीटिंग है बोले क्या सर की सर कर रहा बाकी है सर तालियां लास्ट के लिए छूले आसमान गली की तलाश में कर ये जिंदगी खुशी की तलाश में जिंदगी मुस्कुरा उठेगी मेरे दोस्त मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश में। पूरा दिल को पूरा आवाज को तेज करके बोल। जाफर बाजार से अच्छा अभी लेते लेते आप लोगों का स्वागत है आज बहुत खुशी की बात है आप लोग सब इस बार इकट्ठे हुए हैं। आप ये संस्था के बारे में सकारात्मक संस्था बनकर कैंसर के परेशानों के लिए सहायता किसान के रूप में खड़ी है। सन 1963 में मुख्यालय गोरखपुर में साल में 2 बार पेंशन अदालत लगाई जाने लगी और इसी का अनुकरण जो है वो बाकी भी जोन्स में हुआ। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय से उप मुख्य कार्मिक अधिकारी के पद से अवकाश प्राप्त करने पर श्री अमीर अमन जी ने इस संस्था से जुड़े तथा कार्यकारी अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। इनके कार्यकारी अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के बाद से हमारी संस्था में एक नई ऊर्जा पैदा हुई। रमन जी ने अपने अथक प्रयास से संस्था की अनेक शाखाओं जो हमारी सारी पूर्वोत्तर रेलवे की 3 जो डिविजन्स हैं उनको लेके मिला करके इस समय हमारी 29 ब्रांचेस चल रही हैं और इसमें मतलब बाकी सहयोग जो रहा सो रहा है, इनमें सारा काम इनका खुद किया हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। उल्लेखनीय है कि हमारी संस्था की सभी शाखाओं में निर्धारित तिथियों पर प्रति मास मासिक बैठक होती है, जिनमें सदस्यों को नियमित नए आदेशों तथा रूल्स से अवगत कराया जाता है। श्री रमन जी ने व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक आदि पर पूरे इंफॉर्मेशन देते हैं और जो इसके ग्रुप बने हुए हैं वो हर चीज़ को नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। और इनके और हमारे भानु प्रताप जी के उससे और आपके शाखाओं में भी ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने आपका डिजिटल मीडिया से हर चीज़ को जो है वो करते हैं और केसेस जो जिनके भी हमारे जो मेंबर्स की जो कंप्लेंट्स आती हैं, जो डिमांड आती हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको मोबाइल से पहले जो है वो आपका आरटीआई के अंदर जो है उसका मैटर कलेक्ट करते हैं। मैटर कलेक्ट करने के बाद उसको आपका सीपेन ग्राम पर दे करके केस सॉल्व करते हैं
आप लोग भी आए हुए हैं बाहर से भी, आपको आपके यहाँ भी ब्रांच में चल रहा है। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जो आपके 1 साल वेट करना पड़ता था पेंशन अदालत के लिए, वो आप बहुत से केसेस में तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब भी आ जाता, केसेस साल भी हो जाते हैं। तो अब हालत ये है कि आपकी पेंशन अदालत में केसेस ही नहीं बचते हैं। इस तरह से आपका बहुत ही काम चालू हो गए हैं। अब इस वक्त हमारी जैसे छपरा की ब्रांच है, इनके यहाँ कोई जो है ग्रीवांस है ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई ग्रीवांस है कोई नहीं है। 2 साल पहले हमारे सीपीओ एडी साहब से हम लोग जो है टाइम ले करके और ग्रीवांसेस सॉल्व कराते हैं। तो पेंशन अदालत में उन्होंने कहा था कि भाई आप पेंशन अदालत की इंतजार मत करिए, आप 2-4 केस 6 केस इकट्ठे हों तो आप आइए, हम सॉल्व करेंगे। और वो इस बात को करते थे, बल्कि टाइम जो वो देते, जैसे उन्होंने हम लोगों को टाइम दिया कि आप लोग 10 बजे आ जाइए, तो हम लोग 10 बजे के पहले पहुंच गए। उनको पता लगा, उन्होंने पहले बुला लिया, 15 मिनट पहले से ही वो सारे डिस्कस करने लगे। और इस तरह से आपके केसेस सब जो है सॉल्व होते चले जा रहे हैं। आज आपकी जो है जो इन्फॉर्मेशन आती है, आपको आपकी हर एक मीटिंग होती है, मीटिंग में उसको जो है सबको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, नए नए नियम जो आते हैं, नई जो सुविधाएँ मिलती हैं। और इसके साथ साथ जो है वो आपकी बुकलेट निकलती है, जो पत्रिका निकलती है उसमें दिया जाता है। इससे जो है इनमें आप लोगों को सारे जो दिशा निर्देश हैं वो मिलते हैं। कुछ विशेष कार्यक्रम में डिजिटल लिटरेसी के कैंप लगा करके आप लोगों को बताया गया। और ग्रीवांसेस के कैंप लगे। आपके बर्थडे सेलिब्रेशन का कार्यक्रम होता है आपकी मीटिंग में, कि ऐसा जो है शायद ही किसी संस्था में या किसी संगठन में होता हो कि अपने मेंबर्स की जो है वो बर्थडे मनाया जाता है, वो भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी संस्था की प्रगति इस बात से झलकती है कि प्रशासन अब आपको खुद बुला करके आपकी बात सुनता है। और हमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की 2 मेन संस्थाएं हैं। एक AIRRF ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे फेडरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। और दूसरा भारत पेंशनर समाज। भारत पेंशनर समाज जो है वो हमारी राष्ट्रीय क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की है। इसकी ब्रांचेस कनाडा में भी हैं। उस भारत पेंशनर समाज के आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी में हमारे रमन जी कार्यकारी अध्यक्ष उसके इलेक्ट हुए। हमारे मुन्नीलाल गुप्ता जी जॉइंट सेक्रेटरी, उसके जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी उसके नियुक्त हुए। और हमारी ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव में भी हमारे 2 मेंबर हैं वहाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारत पेंशनर समाज के कमेटी के मुख्य 5 अंग हैं, उस 5 में से जो है आपके संस्थान के 2 हैं। तो इस तरह से पहले जो चीज़ हम लोग आगे भेजते थे, जो जरूरत होती थी, कोई केस हाई लेवल पर डिस्कस कराना होता था या उसको कराना था, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते थे, इंतज़ार करते थे, कभी होता था कभी नहीं होता था। आज वो केसेस सब यहीं से सब रमन जी सॉल्व कर रहे हैं, और जो उस लेवल पर करना है उसको यहीं से लेटर लिख करके सॉल्व हो रहे हैं। ये आपके संगठन की वैल्यू है, उसका जो है महत्व है इतना। और ये आपका सहयोग है सब लोगों का कि आपके
पूर्वोत्तर रेलवे के जो स्टाफ है किसी कोने कोने तक जहाँ बैठा है वो इसका लाभ उठा रहा है। और आपकी संस्था में सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशनर जो है, किसी भी विभाग का पेंशनर हो, वो अगर इस मंच पर आता है अपनी ग्रीवांसेस के लिए, तो रमन जी उसको भी दे करके सॉल्व करते हैं। आपकी बातों को गुप्ता जी और रमन जी वहाँ तक पहुँचा के ले जा करके मीटिंग में हर चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो ये आपकी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके साथ साथ आपके जो खाली जो है वो पेंशनर के पेंशन और मेडिकल की बात नहीं है। आपके हर ब्रांच को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी अपनी टीम तैयार करिए मेंबर, तो उसका भी एक कार्यक्रम बहुत अच्छा शुरू होने वाला है। क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, इस तरह के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। ये बहुत सब आप लोगों के सहयोग से है। जब आदमी काम करता रहता है तो उसके बाद जो है देखता है अब ये सेट हो गया है तो नई चीज़ ढूंढता है। तो ये सब चीज़ें नई नई ढूंढी गई हैं। आपका सहयोग हमेशा हम लोगों को मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। हमारा उद्देश्य जो है उसको, मुख्य उद्देश्य हमारा जो है उसको आप ध्यान दें। हमारा उद्देश्य मुख्य है कि पेंशनर और परिवार पेंशनर की जो समस्या हो उसको हम लोग सॉल्व करें। तो अगर आपके पास कोई केस आता है तो ठीक है, वो तो सॉल्व करेंगे आप। इसमें इसका प्रचार करिए, जो आदमी कहीं मिल जाए बातचीत करिए। तो हमारे उसमें सबसे दिक्कत ये होती है समाज श्री मुरलीलाल गुप्ता, जो दोस्तों के दोस्त और अजीजों के अजीज हैं, और उनको मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ। तो आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हम ये रमन जी आज भारत पेंशन समाज एवं कार्यकारी अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन, हमारे आज के कार्यक्रम में विशिष्ट चुनाव अधिकारी श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी जी, हमारे सभी केंद्रीय पदाधिकारीगण आज की कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री मयंक तिवारी जी, हमारे तीनों मंडल के और पूर्वोत्तर रेलवे के सभी शाखाओं के शाखा मंत्री, शाखा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मंडल मंत्री और पूर्वोत्तर रेलवे के कोने कोने से आए डेलीगेट साथियों, अभी हमारे कुछ साथी ट्रेन में फंसे हुए हैं, विशेषकर लखनऊ के लोग 9-10 लोग हैं, ये लोग फंसे हुए हैं, तो अभी 1 आध घंटा में आएंगे। साथियों, आज का जो वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया है, यह एक अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। इसके पहले भी वार्षिक अधिवेशन होते थे, लेकिन इसकी भव्यता, इतनी विशाल भव्यता नहीं थी। आज का जो वार्षिक अधिवेशन हो रहा है वह वास्तव में लग रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे के कोने कोने से जो हमारे पेंशनर साथी आज के कार्यक्रम में इकट्ठा होने का काम किए हैं। साथियों, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के इतिहास के बारे में हमारे महामंत्री श्री कोहली जी ने विस्तृत रूप से बताने का काम किया। इस विषय पे मैं नहीं जानने का काम करूंगा, लेकिन
जो सच्चाई है उसके कहने से भी नहीं चूकूंगा। वास्तव में पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का जो आज विशाल स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, उस स्वरूप में बदलाव आया वर्ष 2021 से, और वो बदलाव था इस पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन में श्री अमीय रमन जी का पदार्पण होता है, और इनके पदार्पण होने के बाद और लगभग 4-5 सालों में जो पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन एक संगठन था, उसको विशाल वट वृक्ष का जो रूप देने का काम किए, उसमें अमीय रमन जी की भूमिका के नकारा नहीं जा सकता है, उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। आज आप कि रेलवे में 25 शाखाएं और 3 मंडल काम कर रहे हैं, और आज हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे पे पेंशनरों का एक विशाल शक्ति बनने का काम किया है। और यह भी हमको कहने में गर्व होता है कि हम लोग केवल पूर्वोत्तर रेलवे पे ही नहीं, हम लोग पूरे देश में पेंशनर एसोसिएशन के एक बड़े संगठन के रूप में उभरने का काम किया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है कि पहली बार भारत पेंशन समाज के लोगों को दिखाई दिया कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की क्या उपयोगिता है, और उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भारत पेंशन समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी बनाने का काम किया। यह सब तभी संभव हो सका आपकी एकता से, आपके त्याग से, और आप लोगों ने दिन रात एसोसिएशन के लिए जो काम किया वो अनूठा था। हमारे भारत पेंशन समाज के महामंत्री एस.सी. माहेश्वरी जी नागपुर के अधिवेशन में, जहां देश के कोने कोने से लोग आए थे, उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का नाम लिया और उन्होंने अन्य एसोसिएशनों लेने के लिए कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, तो आप क्यों नहीं करवा सकते हैं? इसका आप लोग उनसे अनुसरण कीजिए। हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का जितने अच्छे रूप से उपयोग किया गया है, ऐसा ये पेंशनरों के कम एसोसिएशन होंगे कि जो लोगों ने डिजिटल का इतने बड़े पैमाने पर उपयोग किया। और हमारे छपरा शाखा में समस्याओं का अंबार लगा था जब शाखा का गठन हुआ था, लेकिन वहां हमारे मिथिलेश जी टीटी कैडर के व्यक्ति, जबकि टीटी कैडर के व्यक्ति को सामान्यतः ये माना जाता है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बहुत अच्छी पकड़ नहीं होती है, लेकिन केवल लगन से, मेहनत से उन्होंने कम से कम 200-250 समस्याओं का निदान वहां करवाने का काम किया। और आज ये कहने में हमको ये गर्व महसूस होता है कि हम जानते हैं कि आज वहां अगर समस्या होगी तो 1-2 समस्या होगी, उससे ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो साथियों, संगठन के बारे में हमने थोड़ा सा अपना विचार रखने का काम किया। हमारी और जो आजकल जो हमारे पेंशनरों के लिए जो चल रहा है, हम 3-4 मुद्दों पे, कुछ मेडिकल पे भी बात करूंगा, 8वें वेतन आयोग पे भी बात करूंगा, और इसके अलावा जो हमारा ब्रांचों से कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है, इन मुद्दे पे भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं मेडिकल पे आने का काम करता हूं। साथियों, पूर्वोत्तर रेलवे पे यानी रेलवे पे मेडिकल की व्यवस्था अन्य रेलवे की तुलना में बहुत बुरी है। जो जैसे हालत गोरखपुर में दिखाई देते हैं, उससे अच्छे हालत तो हमको लगता है कि कम से कम मंडलों के होंगे। मुख्यालय का रेलवे हॉस्पिटल होने के बाद भी यहाँ पे हमारे जो पेंशनर साथी इलाज के लिए जाते हैं तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और
आउटडोर की सुविधाओं के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि हमारे जो पेंशनर जाते हैं, जो 65 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल के होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर इस समय आप जाइए तो आधे जो मरीज दिखाई देंगे पेंशनर दिखाई देंगे। है भी ये इस उम्र के दहलीज पे पहुंच गए हैं, तो उनको बीमारियों का होना स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं बनाने का काम किया गया है कि जो हमारे पेंशनर साथी वहां जाएं, आराम से बैठें, 1 घंटा 1.5 घंटा इंतजार करके अपना कंसल्टिंग डॉक्टर को दिखाने का काम करेंगे। उनको 1.5 घंटा 2 घंटा खड़ा होना पड़ता है। एक बार डॉक्टर को दिखाने के लिए खड़ा होना पड़ता है, एक बार फार्मेसी में जाएंगे तो वहां दवा लेने में इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद भी आधी दवा मिलती है, आधी दवा नहीं मिलती है। इसके अलावा कुछ दवा लोकल परचेज हो गया तो उसको मिलने में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो लगेगा, ये वस्तु स्थिति है, उससे इनकार नहीं किया सकता है। अलबत्ते जो इंडोर पेशेंट होते हैं, जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, तो इधर इतना थोड़ा सुधार हुआ है कि जो रेफर करने में यहाँ पे बहुत नाटक होता था कि आप चाहते थे कि सोबदे गुड़गांव जाने के लिए तो आपको कहा जाएगा कि नोएडा जाइए या दूसरे जगह जाइए। इसमें इतना सुधार हुआ है कि अब जो लोग जिस हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं उस हॉस्पिटल में भेजने का काम किया जा रहा है अभी। लेकिन आउटडोर की स्थिति बहुत खराब है। इसके अलावा जो रेलवे बोर्ड के जो आदेश हैं, इन आदेशों का पालन नहीं होता है। रेलवे बोर्ड का आदेश है कि 3 महीने की दवा हमको मिलनी चाहिए, आज भी 1 महीने से ज्यादा का दवा नहीं मिलता है। और एलपी में एक आध साथी तो हमको बताते हैं कि 1 महीने की भी नहीं मिलती है, 15 दिन की मिलती है। और उसमें भी हमारे महामंत्री जी एक मीटिंग में बता रहे थे कि 15 का स्ट्रिप होता है, तो कहता है कि नहीं हम एक देंगे, 10 का देंगे तो 10 का देता है, कटा हुआ नहीं देता है, वो 5 रख लेगा, कहीं दूसरे जगह एडजस्ट करता है। तो ये सब समस्याएं हैं। इन समस्याओं को ऐसा नहीं है कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन ने उसको संज्ञान में लेने का काम नहीं किया, और जो रेफर में जो दिक्कतें आ रही थी उसको के लिए प्रयास नहीं किया। सीएमडी से मिलने का काम किया गया, पत्र लिखने का काम किया गया, लेकिन रेफरल में तो सुधार हुआ है। इंडोर में बातचीत हुआ, बताया गया कि मास अकाउंट के नाते कुछ दिक्कतें हैं, फंड की दिक्कत है, मास अकाउंट के बाद उसके समस्या में कुछ सुधार होने की संभावना है। हम लोग मार्च के बाद 1-2 महीना इंतजार करेंगे। अगर 1-2 महीने के अंदर अगर उसमें कहीं सुधार नहीं दिखाई दिया तो पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के बैनर तले अगर कोई आंदोलन भी करने की आवश्यकता होगी तो आंदोलन भी करने का काम किया जाएगा। ऐसा आप लोग अपने मंडलों में भी अपनी स्थिति को देखें, और अगर स्थिति अच्छी है तो अच्छी बात है। अगर लगता है कि वहाँ कहीं कोई किसी कमी है तो यहाँ के जो एमडी हैं, जो डिवीजन के जो एमडी हैं, उनसे मिलने का काम किया जाए। लखनऊ मंडल के लोगों ने हमने देखा कि बीच बीच में ये लोग सीएमएस से मिलने का काम करते हैं, तो हमको लगता है कि लखनऊ की स्थिति कम से कम गोरखपुर से अच्छी है। बनास के बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है, आयत नगर में भी कुछ स्थिति ठीक है। तो इस विषय पे भी आज आप लोग गौर फरमाने का काम कीजिएगा। पन्निया दीजिएगा, थैंक यू। आज लीजिए। टेलीफोन पे, मोबाइल पे बातचीत करने का काम करते हैं, उनकी समस्याओं का सुनने का काम करते हैं, उनके शाखाओं की बैठक में जाने का काम करते हैं। जिस तरीके की आवश्यकता होती है भरसक प्रयास किया जाता है कि उसको हम लोग आपस में तालमेल बैठाए रखें, और इस तालमेल का अच्छा संयोजन होने के नाते ही ये हमारा जो संगठन है वह अच्छे तरीके से काम करता है। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो भी शाखा का स्थापना दिवस हो, अधिवेशन हो, मंडलों का जो भी अधिवेशन हो, उसमें हम लोग जानने का काम करें, और लगभग सभी
ब्रांचों की शाखा बैठक में, वो चाहे बनारस का हो, चाहे लखनऊ का, चाहे गोंडा का हो, उसमें रमन जी, मैं, भानु जी, एसपी सिंह और अन्य जो पदाधिकारी हैं जाने का काम करते हैं। इससे जाने से हमारे शाखाओं को भी मजबूती मिलने का काम करता है। उनको भी लगता है कि हमारी एक कोई सेंटर बॉडी है। आज साथियों, हम लोग जिस एकजुटता के साथ काम करने का काम कर रहे हैं, इतनी एकजुटता यहाँ जो लोकल लेवल पे या पूर्वोत्तर रेलवे लेवल पे जो रिकग्नाइज यूनियन है या जो अनरिकग्नाइज यूनियन है, ये भी लोग इतने यूनाइट नहीं है जितने हम लोग यूनाइट हैं। और अब तो ये लोग कहने लगे हैं कि ये पेंशनरों का जो एसोसिएशन है, ये तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत संगठित रूप से चल रहा है। क्योंकि ये कहने में हमको संकोच नहीं है कि यहाँ जितने संगठन एनी रेलवे पे हैं, ये आपस में बिखरे हुए हैं। ये उनका कोई संगठन कुछ नहीं है और संगठन के नाम पे कुछ नहीं है। केवल अधिकारियों से मिलजुल के और जो वर्किंग कर्मचारी हैं उनसे, उनके इन्हें गिने लोगों का कुछ स्वार्थ के साथ काम करवाने का काम किया जाता है। लेकिन जैसा साफ सुथरा काम हम लोग के एसोसिएशन पे वर्तमान समय में रमन जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, ऐसा उदाहरण देखने को बहुत कम मिलता है। तो साथियों, आप सजग रहें, सावधान रहें, अपनी समस्याओं को अपने शाखा मंत्री को, मंडल मंत्री को आप बताइए। और हमको विश्वास है कि ज्यादातर समस्याएं मंडल स्तर से, शाखा स्तर से समाधान हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप केंद्रीय स्तर पे ले आने का काम कीजिए, और आप लोग लाते भी हैं। उसमें हमने मिथिलेश जी को देखा है, जब भी कोई दिक्कत आती है तुरंत हमसे भी संपर्क करते हैं। चाहे रमन साहब से तो लगातार संपर्क में रहते हैं, बलिया के लोग भी हैं, चाहे लखनऊ के प्रदीप जी हैं, ये बनारस के प्रदीप जी हैं, लखनऊ के सुनील जी हैं, सब लोग संपर्क में रहते हैं। तो ये जो तालमेल हम लोग का है, उस तालमेल को आप लोग बनाए रखने का काम कीजिए, तो हम लोग और बड़े संगठन के रूप में उभरने का काम करेंगे। अभी हम लोग का आगे एक आध और शाखाओं का विस्तार करने का काम है। हमको उम्मीद है कि 2-4 महीने में वहां भी शाखाओं का विस्तार हो जाएगा। साथियों, वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है 8वां वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग में हर व्यक्ति, हर पेंशनर यह जानने का इच्छुक है कि 8वें वेतन आयोग का हमको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा तो कैसा लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, वर्तमान में क्या चल रहा है। तो इस मुद्दे पे भी मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताने का काम करूंगा। जो पहले वित्त विधेयक पारित हो जाने के बाद ये जो शंका थी कि हमको पेंशन का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस संबंध में लोकसभा में कई सांसदों ने प्रश्न उठाने का काम किया, जिसमें लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री की तरफ से बयान आया कि इसका लाभ सभी पेंशनर साथियों का भी मिलने का काम होगा। लेकिन इस संबंध में भी मैं आपको सावधान और सजग कर देना चाहता हूं कि आप लोग सजग रहें, क्योंकि ये जो वित्त राज्य मंत्री ने बयान दिया है, इसलिए दिया है कि आप लोगों की जागरूकता के नाते जो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे जो अभियान चलाया था कि हमको 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, तो हम लोग उसके लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। और हजारों संख्या में लोगों ने पीएम के पास, वित्त मंत्री के पास मैसेज भेजने का काम किया। उसका भी एक आपका महत्वपूर्ण रोल रहा, जिसके नाते मंत्रिमंडल को, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को संसद में ये बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा कि नहीं, हमको पेंशनर को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ देना है। साथियों, 8वें वेतन आयोग पर का काम शुरू हो गया है। काम शुरू होने के बाद 8वें वेतन आयोग ने सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आर जारी करने का काम किया है। इस क्वेश्चन आर के संबंध में
18 बिंदुओं पे वेतन आयोग ने अपना जवाब देने के लिए कहा था और उस जवाब को सभी संगठन के लोगों ने तैयार करने का काम किया। लेकिन ये हमको ये कहने में संकोच नहीं है कि भारत पेंशन समाज ने जो क्वेश्चन आवर का जो जवाब देने का काम किया और जितने तार्किक ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से और वर्तमान अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में जो जवाब तैयार करके 8वें वेतन आयोग को देने का काम किया, अन्य संगठनों ने ऐसा काम नहीं किया। और कुछ संगठन तो ऐसे थे, कुछ फेडरेशन तो ऐसे थे कि जिन्होंने भारत पेंशन समाज के द्वारा जो जवाब था उसी में 2 लाइन 3 लाइन आगे पीछे करते हुए जवाब देने का काम किया। और यहाँ भी मैं आपको ये बात बताने का काम करूंगा कि भारत पेंशन समाज के द्वारा जो 8वें वेतन आयोग को जो क्वेश्चन आवर का जवाब दिया गया उसमें हमारे श्री अमीय रमन साहब की विशेष भूमिका रही। जाओ उस पर आप लोग एक जोरदार ताली बजाने का काम कीजिएगा। साथियों, वेतन आयोग ने पहला प्रश्न करने का काम किया था और बहुत कलिष्ठ था, बहुत कठिन था। उसने ये कहा था कि वेतन आयोग की सिफारिशें का प्रभाव देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कितनी हमारी आर्थिक स्थिति है, ठीक है नहीं है, हम उसको देने की स्थिति में नहीं है। उनके ऊपर पहला सवाल यही था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था क्या है। इसमें भारत बातें थी मैं आपको रखने का काम किया। इसके अलावा जो पेंशनरों का जो मेडिकल अलाउंस का जो डिमांड है, जो 1000 मिलता है, हम लोगों का हाल लेके हम लोगों ने प्रवेश करने का काम किया है कि जो मेडिकल अलाउंस है 5000 मिलना चाहिए। जिसका एडिशनल पेंशन जो अभी 15 साल से पूरा होने में 20% मिलता है, उसके संबंध में भी हम लोग का जो काम किया है। भारत पेंशन समाज का कहना 65, 70, 75 पर 5%, 10%, 15% होना चाहिए, 75-20%। कम्पनसेशन का जो पीरियड जो आपको 15 साल किया गया है उसको 11 साल करने का काम किया गया है। इसके अलावा जो कम्पनसेशन में 15 साल पूरा होने के बाद जो 80 साल जो पूरा होने के बाद जो मिलता था, वो जब 20वां साल शुरू हो जाए तब से हमको ये एडिशनल पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। साथियों, इसके अलावा भी बहुत सी आज चीजें हैं जिनको पेंशन आयोग को समझ रखने का काम किया गया है। अब हमारे पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, उत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद। और आगे बढ़कर किसी भी चैलेंजेस को ले सकता है। और उनके लिए 2 लाइन बनाऊंगा। हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी, क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है जिंदगी। न शिकायत करो न कभी उदास करो, क्योंकि जिंदगी से जीने का एहसास है जिंदगी। मैं बताना चाहूंगा कि दिनेश रंजीत सुभाष हाँ जा रहा कोई बात नहीं। मैं बुलाना चाहूंगा श्री सुभाष चौधरी जी। अब भैया ऑन कर दीजिए उसको। कहाँ है? नहीं चार्जर नहीं है। रमन भाई ने बताया कि भाई दरियाल साहब भी आए हुए हैं, तो बड़ी खुशी हुई। दरियाल साहब जरा हाथ उठा दीजिए। मैं उधर देख रहा था, आप नजर है। कहते हैं आपके लिए इस सादगी पे कौन मर जाए खुदा। दरियाल साहब देखिए कितने खूबसूरत अंदाज है। इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं मगर हाथ में शमशीर नहीं है, तलवार नहीं है।
तो आ गया। The Bluetooth device is ready to pair. देखिए काम कर रहा है। देखिए बोलिए। हेलो। कभी हमारे उद्घोषक ने कहा, बड़ी हिम्मत की दाद दी, तो मैं तो कहूँगा यार हौसला रखिए। हौसले की कमी से जिंदगी दुश्वार होती है। हौसला रखिए, हौसले की कमी से, त्रिपाठी साहब, हौसले की कमी से जिंदगी दुश्वार होती है। हौसला रखिए, हौसले से नाव इस पार से उस पार होती है। हौसले से नाव इस पार से उस पार होती है। पर दिल में जोश है, जज्बा भी है और फतेह की उम्मीद है। अगर दिल में जोश है, जज्बा भी है और फतेह की उम्मीद भी है, हौसला रखिए। हौसले से जिंदगी गुले गुलजार होती है। तो पूर्वोत्तर रेलवे के आए हुए सभी भूभाग से हमारे जितने भी कामरेड साथी हैं, सबको मैं यहाँ से हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यूं तो मैं कह नहीं सकता कि मैं अस्वस्थ हूँ, इसे कहने से शायद जिंदगी के ऊपर एक बोझ लग जाएगा, लेकिन फिर भी कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। मैं गिर पड़ा था, थोड़ा कमर में चोट आ गई है, इसको बता देना जरूरी है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल माने छोटा बच्चा, वो तिफ्ल क्या जो घुटनों के बल चले। जो सवारी करता है, जो घोड़े की सवारी करता है, वही गिरता है, और जो घुटनों के बल चलेगा वो क्या गिरेगा। चलिए, बहुत खूबसूरत बात हो गई आपसे। दो चार ऐसे ही पंक्तियां मैं आया था आप लोगों को सुनाने के लिए। कहते हैं कि खुशियां नसीब थी कि आबाद हो गए, खुशियां नसीब थी कि आबाद हो गए, वो सिर्फ फ्री हवा थी कि बर्बाद हो गए। मुन्नीलाल भाई साहब बड़े गौर से सुन रहे हैं। वो सिर्फ फ्री हवा थी कि बर्बाद हो गए, बिखरे पड़े हैं ख्वाब समेटे कहां कहां, बिखरे पड़े हैं ख्वाब सपन, बिखरे पड़े हैं ख्वाब समेटे कहां कहां, जो जख्म मिले हैं सब याद हो गए। आज इस संध्या की बेला में बहुत से खुशदिल अजीज लोग आए हैं। मैं तो आपके स्वागत के अलावा और मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, ना उस तैयारी से आया हूँ। लेकिन आज आपकी ये शाम बहुत खुशगवार होनी चाहिए। आपके रहने का सारा इंतज़ाम भाई रमन जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से रखा है, और आज के खाने का भी इंतज़ाम रखा है। यहाँ का खाइए, और सुबह जो है रंगारंग कार्यक्रम देखिए, और उस कार्यक्रम के साथ अपने सुहानी यादें लेके जाइए, नाश्ता कीजिए, और उसके बाद लंच लीजिए। लंच के बाद फिर हाई टी लेकर के करिए। और ये बड़ा अच्छा मौका है हम सब के लिए, पेंशनर्स के लिए, इस उम्र में एक साथ इकट्ठा होने का। और इसका श्रेय जाता है पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन, जिसके मुखिया श्री रमन जी हैं। उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी जो एक तरह से जो भविष्यवक्ता की तरह एक तरह से जो उनका प्लानिंग्स है, वाकई बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग उसी प्लानिंग के तहत अपने आप को उसमें सजाए रखते हैं, काम भी करते हैं, और आप भी उसी प्लानिंग के तहत, उसी खुशियों के तहत आए हैं। तो एक बार जितने हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से जरा से गोरखपुर के लिए स्वागत कर दिया जाए। और एक छोटी सी कविता टाइप सुनाने के बाद मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मुझको थोड़ा स्वास्थ्य के उससे कमी किया गया है। लेके इल्जाम को एहसान जताए रहना, लेके इल्जाम थे एहसान जताए रखना, बात फूलों की है, बात फूलों की है, कांटों से बचाए रखना। त्रिपाठी जी समझ गए बात? दादा आप ताली नहीं बजा रहे, अच्छा नहीं लग रहा। तालियां बजाइए। नहीं नहीं, ये गलत बात है। अगर इसका मतलब आपके पास हौसले की कमी है, ये जान लीजिए, जिसके पास हौसले की कमी होती है वो ताली नहीं बजाता है, वो चुपचाप ऐसे देखता रहता है। और जब दादा जो है, पांडे जी से मैं आपकी शिकायत कर दूंगा, जब दादा पढ़ते हैं तो ताली जरूर बजवाते हैं, और दूसरा कोई बजता तो हाथ बांध लेते हैं। क्या आप लोगों की दोस्ती का यही सिलसिला रहा है क्या? अरे तारीफ कीजिए, तारीफ से हर चीज खुशियां नसीब होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात फूलों की कांटों से सजाए रखना, मुझे यकीन है चांद यहीं मेरे आंगन में उतरेगा, मुझे यकीन है चांद यहीं मेरे आंगन में उतरेगा, रात अंधेरी है तारों से सजाए रखना, रात अंधेरी है तारों से सजाए रखना। देख के तुमको हो जाएगी तसल्ली मुझको,
देख के तुझको हो जाएगी तसल्ली मुझको, बंदिशे लाख सही दिल को बना सजाए रखना, बंदिशे लाख सही दिल को जलाए सजाए रखना। बात गैरों की करें या हम अपनी ही करें, बात गैरों की करें या हम अपनों की करें, राज की बात है उस राज को छिपाए रखना। तो दोस्तों, आज की जो ये कार्यक्रम बैठक है, ये बैठक बहुत खूबसूरत तरीके से इसका अभी अंजाम आपने दिया है, तो उसी तरीके से ये भी इसका बढ़िया से ये रात कटेगी, बहुत अच्छी होगी। और ये जो इलेक्शंस हैं हमारे और सारी चीज़ें हैं, उसको जितने भी हमारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं उसको चलाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द भी बहुत कम है, थोड़ा सा कमी रह गई है, थोड़ा स्वास्थ्य, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने वाणी को विराम दूँ। शुक्रिया, थैंक यू। खानों के स्टार में जिंदा मिलेंगे, गजलों के बाजार में जिंदा मिलेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी सम्मानित कार्यक्रम के सदस्य, अभी तो 25-26 साल चल रहा है, होगा उसके बाद आगे जो बना होगा तो इस साल के आपके आउटपुट मिलेंगे। आपको 24-25 का अकाउंट बता सकता हूँ। माइक को आगे, माइक सर। 24-25 का ओपनिंग बैलेंस मिला था 1 मार्च 24 को, 1 अप्रैल 24 को 17,690 रुपये, और पूरे साल में जो एक्सपेंडिचर हुआ उसके बाद जो मार्च 26 मतलब 25-26 का जो ओपनिंग बैलेंस मिला है वो 28,833 रुपये है। थोड़ा मंथ वाइज बता दें आपको। मंथ वाइज अप्रैल की इनकम है 24,250, एक्सपेंसेज है 18,825, मई में 30,500 और 8,250। पहला सब इनकम का है, दूसरा एक्सपेंसेस का है। जून में 35,780 और 7,850, 39,100 नेक्स्ट और 20,100। इसके बाद अगस्त का है 1,32,400 और एक्सपेंसेज है 51,177। सितंबर का है 30,650 और 27,177। अक्टूबर 31,201 और 17,000। नवंबर में 1,700 टोटल इनकम है, एक्सपेंसेज 80 है, 80 रुपीज ओनली। टोटल पूरे ईयर का बता दीजिए, टोटल पूरे ईयर का टोटल बताइए ना। टोटल तो बता देते हैं, फिर से बता देते हैं, जरा पढ़ लीजिए। जनवरी में सब है 59,400 और 340। फरवरी में है 36,250 और 2,18,700 एक्सपेंसेस का है। मार्च का 2,750 और 23,229। इस तरीके से आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है 24-25 का वो 28,833 है। जहाँ हजारों फूल मुस्कुराते हैं उसको चमन करते हैं, और जो असंभव को भी संभव करके दिखा दे उसे अमीर रमन। इस हाल में उपस्थित हमारे सारे आदरणीय भाइयों और इत्तेफाक से पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के केंद्रीय संगठन में श्रीमती मृदुला श्रीवास्तव बतौर संयुक्त मंत्री कार्य कर रही हैं।
आप सब लोगों का मैं नमन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं तो हम समझते हैं कि उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा तब होगा जब हम जो हमारे डिफरेंट ब्रांचेस से लोग आए हैं वो अपनी बात, अपने उद्गार ज़्यादा नहीं 2-2 मिनट में थोड़ा व्यक्त करें, 2 से 3 मिनट में व्यक्त करें यहाँ पे। और जब वो अपने विचार को व्यक्त कर लेते हैं तब मैं समअप करूँगा। और समअप करने के बाद हमारा 2 प्रोग्राम है, आज इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। पहला चीज़ तो ये है कि हमारे जितने भी शाखाओं अथवा मंडल से जो पदाधिकारी आए हैं उन सबको हम यहाँ पे सम्मानित करना चाहेंगे, अंग वस्त्र देके और माल्यार्पण करके, और साथ में उनको पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन का यादगार स्वरूप एक मेडल प्रदान करके। ये जब हो जाता है तो हमारा दूसरा कार्यक्रम है, सच पूछिए तो केंद्रीय संगठन बड़े लंबे अरसे से काम कर रहा है और बेशक इसमें समय समय पे कुछ चुनाव वगैरह हुए हैं, कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन मैं ये चाहता था कि एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी तैयार हो, क्योंकि कोई संगठन तभी ज्यादा पुष्पित और पल्वित होता है जब सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप उसकी स्ट्रांग होती है, लोगों को मौका दिया जाए। सिर्फ अमीय रमन ही पूरी जगह अगर छाया रहेगा तो उतना बढ़िया नहीं होगा जितना बढ़िया तब होगा जब हर जगह से लोग उभर के ऊपर आएंगे, केंद्रीय संगठन में भी शामिल होंगे और इस संगठन को ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं 1 बाय 1 सभी शाखाओं के लोगों को 2-2 मिनट के लिए चाहूंगा, 2 मिनट 3 मिनट के लिए अपना उद्गार यहाँ व्यक्त करें और उसके बाद समअप करके हम प्रोग्राम को करेंगे। तो फिर नहीं बैठिए, तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो नियरेस्ट शाखा है खैलाबाद, वहाँ के अध्यक्ष जी हमारे पास आए हुए हैं, श्री राम कमल जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और आपसे आग्रह है कि 2 शब्द यहाँ हम लोगों को संबोधित करें। श्री राम कमल जी, इनकी विशेषता ये है कि ये लखनऊ मंडल में काफी समय तक बतौर सीनियर डीपीओ काम किए, इस एसोसिएशन को ज्वाइन किए, बिछिया शाखा में सदस्य के हैसियत से थे। इनको मैंने मोटिवेट किया कि आप खुद अपना अलग ब्रांच बनाइए और इन्होंने बनाया, और आज की डेट में बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि 100 से अधिक मेंबर वहां पे हो गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है नजदीक में रहते हुए। तो श्री राम कमल जी प्लीज। कर दीजिए। हाँ कह रहे थे थोड़ा सा मेरा कुछ ऐसा आइटम है जो फ्रिज में रखना पड़ेगा, तो आपके यहाँ 5 फ्रिज है नहीं? इतना छोटा आइटम है, बड़ा आइटम है? कम से कम 5 किलो होगा मटर पैकेट में है। अच्छा, वो खराब नहीं तो हो जाएगा, फ्रिज में नहीं रहेगा तो फ्रिज में तो उसको बात कर मंडी बंद रहेगा कल। वैसे मौसम बात करते हैं। एकदम है चार आप बहुत तभी से चल जाएंगे। कितने मेहरबानी कीजिए। वो सब फ्री में है सदस्यों का ही है,
हम लोगों ने अपने प्रयास से नहीं लिया, उनके ही सहयोग से है। और उसमें सबसे बड़ा ये भी है कि लोगों ने जब सदस्यता ग्रहण किया तो अपने लोगों को भी बताया, और सबकी कुछ न कुछ समस्याएं थी, जिस समस्याओं को लेकर ही लोगों ने सदस्यता ग्रहण की, और उस समस्याओं का हम लोग निराकरण अपने प्रयास से सब कुछ अपने प्रयास के साथ ही नहीं बल्कि रमन जी के प्रयास को भी ले लिया, और हम लोगों ने उस प्रयास को सफल बनाया। आज हमारे संगठन में इस समय केवल एक सदस्य अभी जो 1 महीने में ही अपना सदस्यता ग्रहण किए हैं, उनकी एक समस्या केवल रह गई है जो अभी चल रही है, निवारण होने के संबंध में हो सकता है 10-12 दिन लग जाएंगे, लेकिन और कोई समस्या किसी की नहीं रही। हम लोगों ने यही प्रयास किया है, इसीलिए जो लोग आपस में संबंध है और लोगों को बताते हैं, तो जिनकी भी कुछ समस्याएं हैं तुरंत आके वो अपने सदस्यता ग्रहण करते हैं। हम उन्हीं के बल पर अपने संगठन को चला रहे हैं, और हमारा कोई इसमें वो सहयोग नहीं है, केवल सबका सहयोग है कि सभी लोग एक साथ मिलकर अपने संगठन को बढ़ाएं। यही हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, और हम इसी को निर्वाह करने के लिए सभी से आग्रह करते हैं कि सभी लोग संगठन के शक्ति बने, अपने आप कोई शक्ति नहीं बने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बस्ती शाखा से आए हुए हैं श्री सीपी श्रीवास्तव जी, और उनके अध्यक्ष भी हैं बस्ती शाखा के। तो अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि आएँ और 2 शब्द यहाँ पे वो करें, थोड़ा समय का ख्याल है। धन्यवाद आदरणीय साहब, केंद्रीय संगठन के समस्त पदाधिकारी एवं सभी साथियों, मैं बस्ती शाखा का अध्यक्ष हूँ। बस्ती शाखा का आपके निर्देशानुसार वहाँ पर स्थापित किया गया। हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में सब मिलाकर के 69 मेंबर है। एक समस्या हमारे यहाँ ये है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है जहाँ पर हम व्यवस्थित हो करके अपना मीटिंग कर सकें, लेकिन फिर भी हम प्रत्येक माह एक जगह पर अपना मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। रमन साहब के निर्देशानुसार सारी समस्याओं की जानकारी हम लोगों को मिलती है, और उस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। कुछ बड़ी समस्याएं थी जिसको रमन साहब के संज्ञान में लाया गया, और महोदय ने उसका निराकरण किया। जनपद स्तर की, प्रांत स्तर की जो छोटी मोटी समस्याएं होती थी, पेंशन का ना मिलना, हो जाना, या क्या नाम है जीवित प्रमाण पत्र के संबंध में, या कोई एक्सपायर कर गया उसके जिसको मिलना चाहिए पेंशन उसका ना मिलना, तो ये छोटी छोटी समस्याएं हम लोग अपने शाखा स्तर पर ही उसका निवारण कर देते हैं। और मेंबर बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और एक जगह की तलाश कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग एक अस्थायी रूप से अपना मीटिंग कर सकें। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बस्ती शाखा, बड़ा अच्छा लगता है कि गोरखपुर के नज़दीक खैलाबाद है, बस्ती है, इन शाखाओं के लोग जो है काफ़ी उत्साहित हैं, जोश में हैं और अपना काम कर रहे हैं। अब हम चूँकि गोंडा शाखा से अभी लोग ट्रेन में ही हैं, लखनऊ शाखा के भी लोग चल चुके हैं, गाड़ी उनकी विलंबित है। बादशाहनगर शाखा से भी लोग चले हैं, उनकी गाड़ी विलंबित है। लेकिन सीतापुर शाखा के श्री के श्रीवास्तव जी यहाँ आए हुए हैं, तो के श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि आएँ और 2 शब्द अपना उद्गार व्यक्त करें। सीतापुर क्योंकि रिमोट एरिया में है, इवन देन
के श्रीवास्तव जी ने उस शाखा को बहुत ही करीने से सजाया है, संवारा है और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ करता है। तो श्री श्रीवास्तव जी जोरदार तालियां दीजिए। आज बड़ा खुशी की बात हमें है कि आप लोगों के सामने हम छोटे से कर्मचारी और जो रिटायर हो चुके हैं आप सामने हम कुछ बात रख रहे हैं। वो कोने कोने से आए हुए पदाधिकारियों और सदस्यों को हम सीतापुर शाखा कांग्रेस महासभा को स्वागत करते हैं। ये शाखा के समय हमको कुछ भी नहीं मालूम था। हमारा 18 का आर्डर हुआ था, 17 रिटायर हो गए थे। तो हम राजीव गुप्ता SS अधीक्षक मैदानी रिटायर हुए, उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा ये शाखा खुल गई, प्रेजेंटेशन की है, वहाँ संपर्क तो जाकर मिला ये निशान से जो आज हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनकी कुछ ऐसी इतने सक्रिय नेता मजदूर उन्होंने रखे शाखा मजदूर जो उन्होंने सीतापुर में बहुत आगे बढ़ाया, सीतापुर लखनऊ दोनों बढ़ाया। तो उनके माध्यम से हमारा लाभ हुआ। तो हमने कहा सर हम शाखा खोलना चाहते सीतापुर पे, चलाओगे? नहीं चलाएंगे, हम चाहते थे पुराने हैं। उसे मालविया जी ऊपर त्रिपाठी जी थे, क्या के हमारे काका लखवाल और श्रीवास्तव जी थे जो 19 में हैं नजदीक। हम भी उस समय पर भी हमने कई लोगों का काम कराया, कई लोगों का काम कराया। लास्ट में फिर कहा गया कि आप कुछ सदस्य बनाए, तो हम करीब 12-15 सदस्य बना लगे, भाग दौड़ घर घर दौड़े, क्योंकि हम PM में ज़्यादा काम करते थे। तो हमारे पास उन साथियों के नंबर भी थे मौजूद और व्यक्तिगत संबंध भी था हमारा। ज़्यादा घर घर मिले और मोबाइल से बात करें, उनको सदस्य बनाया। उस समय 5-7 सदस्य सदस्यता सब तक बनाया। तो शाखा कर गई अक्टूबर 2022। आज में हमारे पास न्यूनतम 80 के सदस्य थे, 80 के सदस्य, जो कि इतने लोगों का काम जो हुआ है सीतापुर शाखा के अंदर वो राजीव गुप्ता SS मैलानी द्वारा होता है। उन्हीं की मतलब उन्हीं जगह होता है। हम केवल एक माध्यम है, सबका कागज पत्र लेके उनके द्वारा भेजे तो काम करते हैं, जो कि लोगों को लाभ मिल रहा है। और लोगों को यह प्रोत्साहन देते हैं कि भैया आप मिलो, लेकिन लोगों के अंदर ये है अरे यार क्या मिलता हो, अरे क्या मिलता है, अरे आओगे तब तो मिलेगा। सबसे बड़ा भाग्य तो ये है कि इतनी उम्र में रिटायर होने के बाद आपका सिंगल तक दोस्ताना था, आवता के बाहर तो था नहीं। लेकिन आज स्टेशन की वजह से हम आपको एक जगह मिल रहे हैं, ये बड़ा ये लोग नहीं सोच पा रहे हैं तो मिलेगा क्या? अरे मिलेगा इतना कम मिल रहा है कि हम 70, 75, 80, 85 डिग्री तो बैठ रहे हैं जिनको हम जानते नहीं थे। ये एकदम खुशी हमको आ गया। और उन्हीं के हम चल रहे हैं उंगली पकड़ के। आप चल लोग 35 साल के, तो हम 70 साल नहीं चल पाएंगे क्या? हम भी चले जाओ। और हमारे सहारे वो चल रहे हैं कि 70 साल का चल रहा था उंगली पर, हम भी चले 82 साल क्या करना। जब बुजुर्ग हो जाता है तो डंडे सहारा होता है, बच्चा होता है वो बाबा सहारा उंगली पकड़ता है। तो हम बाबा भी हैं, नाना भी हैं और पिता भी। तो जो हमारे आज बच्चे काम कर रहे हैं वो हमारे आँख में भी ही हैं, भले ही वो अन्य किसी हो, लेकिन आज हम कहते हैं हमारे, तो हम जाते कितने चर्चा करते हैं, कितनी खुशी हमको। ये खुशी कम नहीं है। तो आज जो हम आप लोगों की इतना बड़ा कठिन बात है कि आपको आता है, आप लोगों की मिली हमको सीख मिल रही और हमको आपको ये छोटी सी बात के ताकि धन्यवाद श्री श्रीवास्तव जी। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि वाकई आप ऐसे रिमोट एरिया में तमाम कठिनाइयों के बीच अपनी शाखा को चलाए। भट्टी शाखा से हमारे पास श्री PM तिवारी जी आए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय त्योहार की वजह से नहीं आ सके हैं, तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि 2 मिनट अपने रोजगार व्यक्त करें और तैयार रहेंगे छपरा शाखा के अध्यक्ष। आदरणीय गणपति सभी को मेरा आदर प्रणाम।
ये बड़ी खुशी हो रही है कि जो रिटायर आदमी जो है एक मंच पर यहाँ मिल रहे हैं और इस मंच से मिलने से फायदा होता है कि कहीं भी जाएँ हमारी बात सुनने वाला कोई मिलता है, कोई समस्या हो तो बहुत अच्छी तरह से रमन साहब मिलकर मेरे सुझाव कर लेते हैं। अब सबको पढ़ा इस क्रम में एक चीज और बताना चाहेंगे, हमारी तमाम जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, जैसे वाराणसी मंडल का भट्टी शाखा है या खंडाबाद है या गोंडा है, बहुत बड़ी बात है कि इस एसोसिएशन की वजह से इन शाखाओं पर प्रशासन, जैसे यूएमआईडी कैंप है, हेल्थ चेकअप कैंप है, डिजिटल कैंप है, लाइफ सर्टिफिकेट का कैंप है, प्रशासन लगाने लगा। यानी कि जहां पर हमारी शाखा है वहीं पर प्रशासन शिविर भी लगा रहा है। इस पर जोरदार ताली इसको बहुत कम लोग जानते होंगे। अब हम आग्रह करेंगे छपरा शाखा के अध्यक्ष श्री विश्व मोहन सिंह जी से क्या है और दो शब्द उद्गार के स्वरूप अपना व्यक्त करें। 2 मिनट। आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय एवं यहाँ उपस्थित केंद्रीय संगठन के सभी पदाधिकारी और शाखाओं से आए हुए शाखाध्यक्ष, शाखा मंत्री एवं सदस्य, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और छपरा शाखा का प्रथम सदस्य मैं रमन साहब के आदेश से 2021 में बना। उसके बाद 2022 में रमन साहब ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। उसके बाद 2 जनवरी 2022 को छपरा में प्रथम अधिवेशन किया गया, जिसमें 33 सदस्यों ने आजीवन सदस्यता ग्रहण किया। और उसके बाद निरंतर अग्रसर होता गया शाखा। और जिलवांसेज के मामले में हमारे शाखा मंत्री मिथिलेश कुमार सिंह जी अमीर रमन साहब के निर्देशानुसार जो है सभी कर्मचारियों का जिलवांश जो है हल करते गए। आज जो है वो 0 की स्थिति में है। इसके लिए मैं रमन साहब और मिथिलेश जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी हमको रमन साहब ने झारखंड केंद्रीय एवं राज्य सरकार पेंशनर समाज का गठन करने का आदेश दिया। हमने वहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें 65 सदस्य हैं और भारत पेंशन समाज से उसका एफिलिएशन हो गया है। अब मैं उनके निर्देशन वहाँ भी इसका विस्तार करने का पूरा कोशिश करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद विश्व मोहन जी, आपकी कितनी भी तारीफ की जाए कम होगी और गजब का आपका व्यक्तित्व है, आप बहुत ही कर्मठ हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं बलिया शाखा के श्री विवेकानंद मिश्रा जी को, अध्यक्ष हैं। और विवेक ये सारी बलिया शाखा में तो तमाम रिकॉर्ड हो गया भैया। हर जगह ऐसा होता था 10 सदस्य 5 सदस्य का उद्घाटन होता रहा, लेकिन बलिया शाखा एक ऐसी शाखा है वो लगभग 70 सदस्यों को इनरोल किया और तब हमको उद्घाटन के लिए, शुभारंभ के लिए बुलाया। श्री विवेकानंद मिश्रा जी लखनऊ मंडल में एपीओ के पद पे भी काम कर चुके हैं और काफ़ी उनको अनुभव भी है संगठन चलाने का। तो श्री विवेकानंद मिश्रा जी से आग्रह है कि अपना उद्बोधन प्लीज करें। धन्यवाद सर। आदरणीय कोहली साहब, हमारे गुप्ता साहब, त्रिपाठी जी और हमारे सभी साथी मित्रों, आज से 3 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ था 2022 में। और उसके बाद अब 7 अक्टूबर 2022 को अमीर रमन साहब बलिया में गए और बलिया में विधिवत रूप से, जैसा कि आप उन्होंने बताया कि हमारे 70 सदस्यों के साथ बलिया का उद्घाटन हुआ। और आपके सहयोग से और आपके नेतृत्व से और जिस तरह से बलिया शाखा ने अपने डिवांसेस को समाप्त कराया, उसके वजह से आज बलिया शाखा की सदस्य संख्या 252 हो गई है। 2022 से लेकर के 2024 के दशक तक
हमारे पास हम लोगों ने 56 दीवार से बढ़िया बैच का स्थापना कराया और आज की तारीख में अभी भी हम लोग अपने स्थापना दिवस या स्थापना दिवस के बीच में लेते हैं। अभी हमारे स्थापना दिवस से लेकर के अभी तक हमारे पास 25 ग्रामांश दर्ज हुए हैं। अभी जिसमें से 25 में से 22 ग्रामांश स्टार्ट हो गए हैं और 3 ग्रामांश अभी पेंडिंग कर रहे हैं। वो भी अदर रेलवे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी लोगों को अब इंक्रीमेंट का लाभ मिलना है जो कि 30 जून वाला है। वो 3 ही जो हमारे अभी पेंडिंग रह रहे हैं मित्रों। और आपके सहयोग से, आपके नेतृत्व से मैं पहली बार, मैं भी बहुत दिनों से मुझे तो यहाँ पर आने का काम करने का और भी अच्छा अनुभव इसलिए और अच्छा लगा। साहब तो हमारे बॉसी थे और हमारे साथ काम करने वाले मुनीलाल गुप्ता साहब, SP सिंह साहब हमारे बहुत ही घनिष्ठ रहे और हम लोग आज से संबंध नहीं, हम लोग का वर्षों पुराना संबंध रहा है। यहाँ आने पर और भी अच्छा लगा कि और हमारे और साथी हमारे साथ और जुड़ रहे हैं और इसलिए और अपना संगठन और भी ज़्यादा मजबूत हो। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात और ध्यान देना चाहता हूँ। हमारे वाराणसी मंडल के साथी नहीं आए हैं, मंत्री वगैरह वाराणसी मंडल में और वहाँ कुछ आसपास के राज्यों में लगभग कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। मैं रमन सर से कहूँगा कि सबको साथ लेकर के जो 5 मूल्य है बराबर नहीं होती है, उसी दिन चलता रहता है। उसी दिन मिला करके नहीं चलने से कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है किसी का ट्रांसफर होवाना है, किसी का प्रमोशन करवाना है। निस्वार्थ भाव से सबकी भावना को अपने में ले करके और उसको करने से हमारा वाराणसी मंडल और आगे जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर सागर भर देना, इन्होंने बड़े कम समय में और बहुत ही सटीक अपनी बातों को रखा है। और बलिया शाखा के बाद हमारा मऊ शाखा जो सबसे नया शाखा है, आज हम भाग्यशाली हैं, गौरवान्वित हैं। जो शाखा से भी लोग हमारे पास आए हुए हैं, तो मऊ शाखा से आइए प्लीज। मऊ शाखा से श्री चंद्रमान यादव जी आए हुए हैं। और आग्रह है कि आप अपना प्रपोजल करें प्लीज। आदरणीय रमन सर, श्रीमती मिश्रा जी और उपस्थित सारे साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और निधन करता हूँ। इस संगठन के बारे में हम डिवीजन हमारे गार्ड साहब ने उनका बात है कि संगठन एक बना हुआ है, हम लोग इसके सदस्य बन गए। तो हम अपने आए, हमारे अध्यक्ष को अपने निर्माण कर रहे हैं। तो हमने चर्चा किया कि संजय श्रीवास्तव जो हमारे शाखा के तो हम ऐसी भाई क्यों ना एक गठन जो है हम लोग मऊ में नहीं करें। तो उन्होंने कहा कि सर कम से कम 35 सदस्य रहेंगे तब शाखा का गठन होता है। तो हम लोग प्रयास करके अभी हमारे यहाँ 50 सदस्यों का हम लोगों ने और करके हमको बुला करके उद्घाटन करवाया। और समस्या तो हमेशा आती रहेगी, जाती रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो ट्रेन लेके चलते थे उधर छपरा सागर और तमाम लोग मिलते थे, तो वो लोग छूट गए थे अपने किनारे से। तो इस संगठन के माध्यम से हम लोगों ने कहा कि आप लोग आके अपना अपना कई लोग चाहे समय समय पर छूट गए हैं, मिल करके सुख दुख बांटा जाए, अपनी बातों को रखा जाए, तो कुछ अपने को भी बड़ा साहस मिलेगा, मन प्रसन्नचित होता है। कोई खास हम लोग का और कोई वो नहीं था। इसी सिलसिले में लोग आते गए, जुड़ते गए और छोटा छोटा भी बहुत काम था। कितने लोग तो जानते भी नहीं थे कि ये उम्मीद कार्ड रिटायर होने के बाद भी बन रहा है, या जो लाइफ सर्टिफिकेट क्या करने से कहा। हम लोग का भी डिवीजन से एक टीम आई थी, सबको 3-4 लोगों को प्रशिक्षित किया कि आप लोग रहेंगे, जाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे लोग जुड़ गए। हम लोग उनका भी उम्मीद कार्ड तो कई सालों से नहीं था, वो दवा भी नहीं ले पाते थे और उससे हम लोगों ने बनवाया। आज वो दवा ले रहे हैं।
मैं इस तरह से एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक वीडियो सेनेटर है, दूसरे वीडियो में आकर के हमारे यहाँ मेंबर बने हुए हैं। उन्होंने अपना एक आँख का ऑपरेशन के लिए डिवीजन पर गए थे। वो डॉक्टर जो हमारे यहाँ पर उपस्थित थे केवल मोतियाबिंद का ही ऑपरेशन कर रहे, वो रेटिना के स्पेशलिस्ट नहीं थे। तो सर ने और वहाँ और जगह वो जाकर पता करे, डॉक्टर ने कहा कि आप जिससे भी ऑपरेशन करवाइएगा जो दोनों का स्पेशलिस्ट है, मोतियाबिंद का भी रेटिना का ऑपरेशन कर सकते। लेकिन वो गए डिवीजन पर और डॉक्टर साहब जो है कि बाहर से ही लोग संविदा पर आकर के बैठते हैं, तो कहे कि आप अपने सीएमएस साहब दीजिए। वो जाकर उनसे गए, डॉक्टर जी सीएमएस है बनारस मंडल में, तो कहे कि नहीं हम मोतियाबिंद का अपने यहाँ करेंगे और रेटिना के लिए आपको इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में भेजेंगे। तो वो कहे कि नहीं सर, उसको कहीं जगह आप भेज दीजिए, जाकर वहीं करा एक तैयार नहीं है, फिर वो कराए हैं लगभग उसका 2.25 लाख रुपये है, अपने पैसे से कराए वो लोग उसको तैयार नहीं है। तो ऐसी समस्याओं का अगर थोड़ा ध्यान हमारा मिल जाएगा कि लोगों का जो ये समस्या है कि ये ना करने के लिए पड़े भाई आप जो है यही हमारे यहाँ काम करेंगे, तो कहे कि मैं हमारे यहाँ चली जाएगी, इसलिए मैं पैसे के लिए क्यों जाकर वहाँ करूँगा। तो मैं सर से कहूँगा कि आप एकदम इस पर ध्यान दीजिएगा और धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम सबसे दूर तो काठगोदाम शाखा है, लेकिन एक काशीपुर शाखा में है और राजीव पाल जी आए हुए हैं। ये भी चोटिल है, चेहरे पर पट्टी है, लेकिन राजीव पाल जी का जज्बा काबिल तारीफ है। इनके हौसलों को मैं सलाम करता हूँ और जोरदार तालियों से काशीपुर में बड़ी शानदार शाखा चला रहे हैं, गजब का चला रहे हैं और जब तालियां बजती है तभी ये बोलते हैं। साथियों, मैं लाइव तो अपने आप को नहीं समझता हूँ और मेरी अक्षमता के कारण सुनी थी, तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और मुझे बोलने का मौका दिया है, मैंने तो इसके लिए आभार मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथियों में नहीं आए, मुझे मौका मिला है तो इसके लिए मैं रमन जी का, क्योंकि मैंने एक शाखा चलाने का मैंने सोचा भी नहीं था। मैं ऐसा सोचा रमन जी ने संपर्क करके और मुझे बाध्य किया कि मैं इसमें शामिल हूँ और शामिल होने के बाद हम अपनी काशीपुर पानी की शाखा चला रहे हैं, जिसमें हमारा तो बहुत छोटा सा ही है, लेकिन आपने कि हम लोग 80-82 लोग हमने जब शुरुआत की तो हमारी शाखा का क्रम बड़ा अच्छा चल रहा था। हर मीटिंग में हमारे 2-3-4 से 5 जुड़ते थे, लेकिन कुछ समय से हमारे क्रम नहीं जुड़ पा रहा है। तो इसके अलावा साथियों बाकी समस्या तो आप ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, ज़्यादा अनुभव है आप सबका, मेरा उतना अनुभव नहीं है और मैं अपना व्यक्तिगत रूप से अपना काम करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और मेरे साथ में बाकी जो चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और शाखाओं में काम कर रहे हैं, तो आप ये भी जानते हो कि शाखाओं में किस तरह से लोग जुड़ते हैं। जब उनकी कोई समस्या होती तब तो वो जुड़ते हैं, आते हैं, वैसे उनको जाने के लिए हमारी कोई योग्यता नहीं होती है, हम बेकार का काम कर रहे हैं, ये उनकी सोच रहती है। और साथियों हम लोग यहाँ रिटायर हो चुके हैं, तो आपका एक आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी शाखा के लिए कह रहा हूँ जिससे आप फेस करते हैं, इस तरह शाखा चलाते हैं, मतलब उनका एक ये रहता है कि हम क्या करेंगे यहाँ जाकर। तो साथी उस बेस पे आप लोग अपना देखते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो शाखा चला रहे हैं, यहाँ पे जो बैठे हैं आज रमन जी के कारण जो इतना सब कुछ हो रहा है, उसमें इस संगठन का जो सहयोग हमारे कर्मचारियों से है और सरकार के बीच में है। आज सरकार की निगाह हमारे ऊपर है, वो इसलिए है कि हम सब लोग इतने लोग जुड़े हुए हैं। ये संगठन की जो शक्ति है वो सरकार की निगाह में है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको अभी से देखिए, जब केंद्रीय कमीशन बना तो आप बड़े बड़ी बारीकी से गौर करें और आप लोग क्या, मैं अपने संगठन में अपने पदाधिकारियों को समझाने में मुझे कई महीने लग गए कि जो सरकार ने बड़े ही प्यार से, जो कि सरकार की कार्य प्रणाली है, उसने बड़े ही प्यार से ट्रेनरों को शांत कर दिया।
बड़े ही प्यार से आप अगर उसको नोट करें तो गौर कर रहे हो हमारे पदाधिकारी लोग, तो उन्होंने बड़े प्यार से पेंशनरों को किनारे कर दिया। और हमने अपने संगठन की बात की, बाकी लोग उठाते रहे और भी संगठन लोग उठाते। जब वो बात ज़्यादा हुई तो हमारी सीताराम जी ने और दूसरे लोगों ने, गोयल ने और बाकी लोगों ने आके कह दिया कि नहीं पेंशनर शामिल है। बाकी उन्होंने बड़े प्यार से पेंशनरों को अलग कर दिया था कि ऐसे नहीं। और अभी भी उन्होंने कह दिया है या हमारे संगठन या बाकी संगठनों के दबाव में कि हम पेंशनर अलग नहीं है, वो शामिल है। लेकिन आप उनका जरिए जो उन्होंने अपना मेथड बनाया है उसमें पेंशनर को किस तरह से डील कर रहे हैं तो वो लोग आप अपनी निगाह रखिएगा। आप लोग बड़े लोग हैं तो उस पर ध्यान रखिएगा। और कहते हैं ये हम बात ये कह रहे हैं कि हमारे संगठन के दम पर इस वर्ष में आप बच रहे हैं और वो जिस दर से हमको ट्रीट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आगे वो हमको शामिल रखेंगे। क्योंकि उन्होंने एक मैं शायद ध्यान नहीं है मेरा इस तरह का शब्द इस्तेमाल करा गया था कि ये हमारे लिए बर्डन है, हम जिम्मेदारी ये लोग भी नहीं है, ये मतलब ये हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसलिए हम लोग बेकार है। जस्ट लाइक एक गाली के रूप में इस्तेमाल करा जाने वाला शब्द है जिसको अगर आप सिलसिले पहुँचे तो आप ये संगठन से जोड़ते हैं, इसलिए लोग आते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर कोई इस तरह के प्रोग्राम जो हमारे समझ में कर पाते हैं, ये बड़ी बड़ी महानता है और हम हमेशा हासिल करेंगे। मेरे लिए मोटिवेशन समझ ही है। और जो आयोजन करते हैं इस तरह का तो आप लोग अधिक से अधिक आते रहिएगा और जहाँ कहीं भी इस तरह का होता है तो उसमें आयोजन करते रहिएगा, जिससे कि लोग जुड़ते रहें और जुड़ते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और हम लोग रिटायर हो गए, अब इसमें हम लोग श्रेय लेने के लिए नहीं बैठे। अगर हम कुछ कर रहे हैं समाज के लिए या अपने परिवार को के, तो जब तक हम हैं तो कर रहे हैं। अच्छी बात है कि किसी का भला हमसे हो रहा है, ये बड़ी भारी बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ में जाकर मैंने कमाल का अपने बॉडी लैंग्वेज देखा, इनकी भावनाओं को देखा, गजब का जज्बा है संघर्ष का। और काशीपुर के बाद नंबर आता है काठगोदाम शाखा का। तो हम लोग के बीच काठगोदाम शाखा के अध्यक्ष श्री DS दरियाल जी, हंसता मुस्कराता चेहरा आया हुआ है। साथ में इनके वो अर्जुन राज टमटा जी भी हैं। तो हम दरियाल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आए, दो शब्द बोल के, और अगर दिक्कत हो तो टमटा जी को हैंड ओवर कर दें। देखिए इंट्रोड्यूस तो करिए। कार्यकारी अध्यक्ष और साथी और केंद्रीय आज हम काठगोदाम से क्षमता जी और मैं आए हैं। क्षमता जी अपने व्यक्तिगत परेशानियों को देखते हुए भी हमारे एसोसिएशन के कार्य जो देखते हैं यहाँ हुआ था तो अपने परिवार के बहुत जल्दी अपना समय निकाल के आज हमारे कल्चरल एसोसिएशन में बैठक में शामिल हुए। क्योंकि मैं काठगोदाम का भले अध्यक्ष हूँ, लेकिन हमारे वरिष्ठ जो उपाध्यक्ष जी है टमटा जी, मेनली वो उनकी पुरानी जानकारी है और जो पूरी रिटायरमेंट एक को करता है। मैं तो उससे गया हूँ, मैं बहुत नहीं जानता था कि पिछले 3 साल में हमारे का किया है तो काफ़ी लोगों से परिचित हुआ। और की बातें हैं जो मुझे लगता है हमारे शाखा में जितनी पुरानी दरबार से
संगठन के सभी मेरे वरिष्ठ एवं मेरे जूनियर मेरे साथ काम कर रहे साथियों, आप लोगों के साथ आज यहाँ उन साथ बोलने का मौका दिया। मैं पूर्वोत्तर रेलवे के बहुत सुदूर पहाड़ के तलहटी से आया हुआ हूँ। मैं जितनी दूर हूँ, मेरे संगठन के लोग भी अपने समस्याओं के समाधान से उतने ही दूर हैं। जो समस्याएं का समाधान आप यहाँ गोरखपुर में बैठ के, लखनऊ में बैठ के, चंडीगढ़ में बैठ करके कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है बहुत टाइम लग जाता है। और हमारी नई नई शाखा है, नए नए नया संगठन में जुड़ा हुआ है, समस्याएं अपार हैं। लेकिन साथियों, बात ये होती है कि हम उस समस्याओं के लिए कहाँ तक लड़ रहे हैं, किस स्तर तक लड़ रहे हैं। आज बहुत सुधारूपन लेकर के हमको कुछ समस्याएं प्रशासन के आगे, सरकार के आगे रखी, तभी जाकर के उनका समाधान होगा। वरना अभी जैसे मैंने मेरे था साथियों का एक केस था, मैंने DRM महोदय को लिखा। DRM महोदय ने उसको सीनियर DME साहब को लिख दिया चिट्ठी। सीनियर DME साहब ने फोन कर दिया SSG को, और वो मामला जो है आया हो गया और उसका कोई समाधान नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कहावत है गाँव में, किसी सास ने जो है किसी काम के लिए बहू से कह दिया और बहू ने जो है नंद को कह दिया, नंद ने कुत्ते से कहा और कुत्ते ने बहू से कहा। तो ऐसे समाधान नहीं होना है। हमको जो है डट करके भागपन लेकर के अपनी समस्या के लिए डटना है, तभी जाकर हमारी समस्याओं का समाधान होगा। साथियों, पहले तो हम लोगों ने यूनियनों में भी काम किया है, कभी कर्मचारी संगठनों में काम किया है, कई पदों पर मैंने भी काम किया हुआ है। एक वक्त तो जलवा हो रहा है कर्मचारी यूनियन का। आज कर्मचारी यूनियन सरकार के आगे नतमस्तक है, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। क्योंकि हम जो अभी रेल में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वो भी जो है वो हमसे ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि वो तो नौकरी में है। अगर वो कोई कदम उठाते हैं, किसी से कुछ कहते हैं, तो उनको भी नौकरी जाने का, अपने सस्पेंशन होने का खतरा रहता है। भाई हमारे पास कौन सा खतरा है? हम तो रिटायर्ड आदमी हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा? तो हम अपनी भी समस्याएं रखें और अपने साथियों की समस्याएं रखें जो अभी नौकरी में है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम उनसे सीनियर हैं, ये हमारा जो है ये कर्तव्य, हम उनकी समस्याओं का भी समाधान करें तो उनके साथ साथ हमारा भी समाधान करें। तो उसके लिए मैंने हम जो समस्याओं को अपना भेजते हैं, उनके लिए मेरा रमन सर से, केंद्रीय संगठन से ये अनुरोध है कि वो हमारी समस्याओं को हमारे साथ वही आगे आए, हमारी समस्याओं को GM स्तर तक, DRM स्तर तक वो भी हमारा साथ दें। हालांकि हमारे साथ देते ही रहते हैं, आप की वजह से हमारा भी काम चल रहा है। क्योंकि अगर हमारे कर्मचारी साथियों का, हमारे पेंशनर साथियों का अगर कोई काम नहीं हुआ, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो वो हमारे संगठन में अपनी भूमिका उस तरह से निभाएंगे जैसे उनको निभाना चाहिए हमारे संगठन। क्योंकि अगर कोई डॉक्टर अगर अच्छी दवा किसी को देगा, किसी का बढ़िया इलाज करेगा, तो पेशेंट उसी के पास जाएंगे। जब कोई डॉक्टर आपको अच्छी दवा नहीं देगा, आपका इलाज नहीं करेगा, तो फिर बीमार लोग उसके पास काहे नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे? तो बिल्कुल सेम समस्या हमारे सामने है। अगर हम अपने साथियों की समस्या, पेंशनर्स की समस्याओं को अगर हम समय से और सुधारूपन से अगर उनकी समस्या का समाधान कर देंगे, तो हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। लोग हमारे पास अपनी समस्याओं को लेके आएंगे और उनका समाधान करेंगे। इस तरह संगठन आगे बढ़ा बढ़ेगा और बिना संगठन की तो आपको कुछ नहीं है। धन्यवाद साथियों, आपने मेरी बात को सुना। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारा ये जो कार्यक्रम था, लोगों के जो बाहर से जो साथी हमारे आए हुए हैं, उनकी बातों को सुनने का वो लगभग विराम की ओर चल रहा है। अब बात आती है स्थानीय संगठनों का, गोरखपुर के संगठनों का। तो गोरखपुर में हमारे
छठेपुर, जाफरा बाजार, पिछिया, रापी नगर एरिया, बख्शीपुर और मालवीय नगर, इतनी सारी ब्रांचेस हैं। अब मैं नाम किसी का न पुकार के बल्कि ये कहूँगा कि अगर कोई अपनी बातों को 2 मिनट के अंदर व्यक्त करना चाहे तो उसका स्वागत है। जो आना चाहे आइए, अपनी बातों को, विचारों को रखिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा एक मीटिंग यहाँ कराना चाह रहे हैं। जो हमारे बाहर से साथी आते हैं, आए हुए हैं, उनको सम्मानित भी करना चाह रहे हैं। तो और उसके बाद से फिर जो सेंट्रल बॉडी का पुनर्गठन किया जा रहा है, इसका री-इलेक्शन है, उसके बारे में भी हमको कार्यक्रम करना है। तो संक्षेप में चाहेंगे कि थोड़ा सा स्थानीय जो लोग हैं अपनी बातों को बोलें। नमस्कार जी, एक के विषय आप सभी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है। उसके पहले आपके परिवार वालों को भी हार्दिक शुभकामना देता है। तो उन लोगों ने आपको यहाँ भेजा है। सर, रेल विभाग टेस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। रिटायर होने के बाद आदमी की स्थिति क्या होती है, कभी महसूस किया? चाहे वो किसी भी एक फ्यूज बल्ब देखा आपने, चाहे वो 10 वाट का हो चाहे 100 वाट का हो, लेकिन एक फ्यूज बल्ब होता है, किनारे फेंक दिया जाता है और ये पेंसिल उसमें दमक और चमक ला दिया और चेहरों पर मुस्कान ला दिया है। और आप यूनाइट है, अगर आपका सेनापति मजबूत है तो दूसरे देश भी दहल जाएंगे, सरकार झुक जाएगी। इंकलाब, इंकलाब। आप ऐसे ही यूनाइट रहिए। मुझे खुशी हुई कि आप सारे लोग समझदार हैं, सेनापति हैं अपने अपने क्षेत्र के और अपने अपने क्षेत्रों में इतना बढ़िया काम कर रहा है। गिरवांश के मामलों में चाहे किसी भी मामले में आप सबके मददगार हैं। ये बने रहिए, ये आपका पुण्य का कार्य है जो आपके पुण्य के खाते में जाता है और आपको ईश्वर उसकी अनुभूति जरूर कराएंगे। रेल विभाग टेस्ट्री की शाखा सर 21 जनवरी 2021 को मात्र 29 सदस्य संख्या से चली थी और यह रेल आज 215 डिब्बे लेके चल रही है और सारे के सारे कर्मठ है। ये गौरव है, ये गर्व है रेल विभाग टेस्ट्री को अपने इन सदस्यों पे। गिरवांश तो नहीं है, गिरवांश की स्थिति तो ये है कि दूसरे शाखा के लोग वहां के टपक पड़ते हैं सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे। यहाँ तक कि मंडलों के कुछ लोग आ जाते हैं। मैं उसको सॉल्व करता हूँ एज ए सेक्रेटरी और ओपन खुली छूट है। यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, ये नहीं कि मैं अपने ही गिरवान देखता हूँ। जो मेंबर नहीं है उनको भी मैं करता हूँ। आप लोग खुले मेरे पास आ सकते हैं। यूनाइट रहिए। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की आज स्थिति ऐसी है कि इस ग्रेट पर्सनालिटी के आगे पूरे भारत को एक नई दिशा दे रहा है। वो आपके सहयोग से, आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में जो काम किया है वो पूरे देश में प्रशंसा हो रही है, जिसका नतीजा हमारे रमन साहब को, हमारे यहाँ के मुनिलाल जी को और जितने कर्मठ पदाधिकारी हों, भारत पेंशनर समाज ने कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। एक ग्रेट स्टेप आगे से जाता है के लिए। मुनिलाल गुप्ता जी, इंकलाब जिंदाबाद के नारों पे पूरा भारत दहल गया था, पूरा भारत दहल गया था जब एजीएम हुआ था। तो आप ऐसे सेनापति पाए हैं और भी नए सेनापति तैयार हो गए। सेक्रेटरी सर ने कहा है वो तैयार है, आपके बीच में है
और रेल विभाग के स्त्री आपकी किसी भी ब्रांच के आप मदद को हर समय तैयार है। आप टेलीफोन से पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं। इसी के साथ मैं समापन करता हूं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू विश्वनाथ जी, आपको ओजस्वी चलिए बहुत बहुत जो सबसे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन का पुराना ब्रांच है उसको जटेपुर शाखा कहते हैं, तो उसके अध्यक्ष है श्री विष्णु सिंह जी। तो आपसे आग्रह है केंद्रीय संगठन के सभी पदाधिकारी, मंडल से आए हुए और सभी प्रांतों के पदाधिकारी, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जटेपुर शाखा हमारी पुरानी शाखा है, इसमें 300 प्लस से अधिक मेंबर हैं और जो मेंबर के लिए प्रयास किया जा रहा है, वहाँ पर हम लोगों को बैठने की थोड़ी जगह छोटी पड़ रही है क्योंकि प्रेजेंस बहुत अधिक होती है और दूसरी जगह बैठने के लिए व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है। हो सकता है जल्दी 1-2 महीने में व्यवस्था हो जाएगी। एक बात और कि अगर हमारे जितनी शाखा और मंडल के लोग इसी प्रकार से सहयोग करते रहे तो केंद्रीय संगठन एक न एक दिन भारत पेंशनर समाज में एक अस्थायी स्तंभ के रूप में आगे आएगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसी प्रकार आप लोग सहयोग करते रहें। धन्यवाद। संजय में आपने बहुत डिटेल में बात किया। मालवीय नगर शाखा हमारी सबसे छोटी शाखा है और इतवार से उसके वो आए हुए हैं प्रतिनिधि। तो श्री मालवीय नगर से श्री पारस श्रीवास्तव जी, नई शाखा स्थानीय है, छोटी शाखा है, इनके अध्यक्ष अस्वस्थ हैं, तो आपसे आग्रह है कि वो 2 शब्द बोल के आज कभी साथी जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ऐसा सौभाग्य हम लोग बहुत पहली बार देख रहे हैं। बहुत दिन से वहाँ रेल कर्मचारियों के बीच में रहे हुए हमारे पिताजी भी रेल कर्मचारी हैं और उस समय के रिटायर होने के बाद जो परेशानियाँ लोगों को होती थी, आज हमारे आज जो रिटायर हो रहा है किसी भी सारा हिसाब नहीं जा रहा है। पास के लिए किसी को ढूंढना नहीं पड़ता है। गैस पास लिए सबसे बड़ी परेशानी तो होता था अस्पताल आसपास बहुत से जगह कि रिटायरी के बाद अस्पताल बहुत ही परेशानी पूरी है। ये अस्पताल अभी की समस्या अस्पताल का सबसे भारी समस्या उसमें अकेला आदमी हो जाता है। नौकरी बुजुर्गों से सबसे बड़ी समस्या यह है कि समस्या बताने ठीक है और बाकी बातें तो होती रही। बात तो बहुत होता रहेगा, जिंदगी केवल जीना है खुशी से। यहाँ पे अध्यक्ष भी उपस्थित है, तो उनसे आग्रह है कि 2 सप्ताह के थोड़ा अपने उद्बोधन से वो करें। और ये बख्शीपुर शाखे के बाद
जाफरा बाजार, बिछिया और राप्ती नगर 3 शाखाएं हैं। उसके बाद ये क्रम समाप्त हो जाएगा और फिर अगला कार्यक्रम चलेगा। कुछ लोगों का एक संगठन बना है जिससे हमारे भाई पेंशनर, कुछ लोग जो बुजुर्ग हैं, चलने में असमर्थ हैं या अपनी समस्याओं को नहीं बता सकते, उन लोगों के घर जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और समाधान निकालना, ये मेरा सुझाव है। नेतृत्व इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। सभी केंद्रीय पदाधिकारियों का और बाहर से आए हुए पदाधिकारियों का स्वागत है। और जाफरा बाजार शाखा सन 13 में गठित की गई थी। इस समय 18 सदस्य होती और इस समय 140 सदस्य हो गए हैं और अभी और होने वाले हैं। और जहाँ तक समस्या का सवाल है, जो इमोशनल इंक्रीमेंट एरियर की बात है, वो बहुत लोगों को मिला है, बहुत लोगों को नहीं मिला, तो लोग परेशान हैं और उसकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें। दिल्ली सरकार के साथ अगले क्रम में डील ब्याह फिर यानी राप्ती नगर शाखा के शाखा मंत्री श्री महेश तिवारी, हम शब्दों में बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। हाँ जाफरा बाजार हो गया, जाफरा बाजार अच्छा बिछिया बचा। मैं शाखा मंत्री राप्ती नगर शाखा महेश तिवारी। यहाँ की सदस्यों की संख्या अभी 355 है। जोरदार ताली बजाएगा। 4 महीने के बाद वो संख्या 400 से पार हो जाने की पूरी संभावना है। सब लोग बैडमिंटन खेलते हैं, सब चीजें सहज ढंग से चल रही है। एक समस्या जो कॉमन है, जो मुंडेलाल गुप्ता जी ने उठाई है, वो मैं भी बार बार उठाता आया हूँ। सब कुछ तो चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक पेंशनर के लिए जो टैग है वो है मेडिकल की सुविधा, जिसमें अभी भी काफी कमी है। इसकी क्षेत्र में ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो गुप्ता जी ने कहा कि इस पर आवश्यकता बड़ी, तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे, सड़कों पे भी आएंगे। तो मैं आश्वासन देता हूँ कि ऐसी नौबत आई तो हमारा शाखा सबसे आगे आपके साथ रहेगा। और 2 लाइन आपके लिए, सभी पेंशनर साथियों के लिए। ऐ जिंदगी ऐ जिंदगी तेरे हर सितम पे मुस्कुराना हमको आता है। ऐ जिंदगी तेरे हर सितम पे मुस्कुराना हमको आता है। लगा दो आग पानी में बुझाना हमको आता है। लगा दो आग पानी में बुझाना हमको आता है। बुझा सको तो हवा बनकर बुझाना, क्योंकि मोहब्बत के चिरागों को जलाना हमको आता है। अगले क्रम में बिछिया शाखा के अध्यक्ष रखने का काम। आइए
स्वागत। आदरणीय भारत पेंशनर समाज के मंत्री गंजा सिंह, केंद्रीय सदन संगठन के सभी पदाधिकारी और विभिन्न मंडलों से और शाखाओं से आए हुए अध्यक्ष महोदय और मेहमान, आप सब लोगों का गोरखपुर के छुट्टी पर स्वागत है। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि आदरणीय रमन जी के देख रेख में आप सब लोग हम लोगों के बीच आए। हम लोग आमतौर पे आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाते थे, लेकिन ये रमन जी के दूरदर्शिता है, जो अपने भारत पेंशनर समाज के CDS हैं। CDS तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बड़ा कॉमन वर्ड है, जो आजकल अपने डिफेंस के चौहान साहब हैं। तो हम लोग सभी लोग मेंबर्स हैं, उनके जनरल्स हैं, और हम लोगों के लिए फर्क की बात है कि हम लोग का CDS इतना विद्वान है, इतना होशियार है, इतना प्रभावशाली है कि भारत यह केंद्र के स्तर पर इस तरीके की टूल हम लोगों की बनी, वास्तव में प्रशंसनीय है। और दूसरी बात दोस्तों, हम लोग पेंशनर्स हैं, समस्याएं हैं, सारी समस्याएं संगठन भी हल नहीं कर सकता है। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं। जिस भी एसोसिएशन में, जिस भी संगठन में आप हैं, अपने 2-4 सदस्यों के बीच ही सही उनसे बैठ के बात करिए। पेंशनर की सबसे बड़ी समस्या है अकेलापन, सबसे बड़ी समस्या है किससे बात करें। बहुत से लोग जो है, अरे बहुत आगे बढ़े तो जरूरत बैंक ज़्यादा करें, अलग हट जाए। तो कोशिश ये करिए कि जो अपने 2-4 जिनसे आपका मन मिलता है उनके पास बैठिए, उनसे शेयर करिए। हर आदमी के हर परिवार के अंदर कुछ समस्याएं हैं। पेंशनर ही नहीं है, आप पिता है, दादा है, नाना है, पापा है, और बहुत से लोगों की पारिवारिक समस्या है जो आप एक दूसरे से नहीं कर पाते हैं। अपने लोगों के बीच में कहिए। बहुत से लोगों के बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी समस्या है। तो आपस में एक दूसरे से शेयर करिए कि भाई हमारी आप किस स्तर तक मदद कर सकते हैं। तो जो छोटी छोटी बातें हैं, संगठन अपना काम कर रहा है, हम सभी आपस में मिलकर करके अपनी समस्याओं का आदान प्रदान करें, एक दूसरे को मदद करने की मद्दा रखें। आप लोग पेंशनर्स अकेले हैं, बीमार है, हर के लिए मैं ही था, मैं अकेले रहता हूँ, मेरे बच्चे सब बाहर रहते हैं, और अपने कार्यकारी अध्यक्ष साहब को पता लगा कि मैं बीमार हो गया, तो उन्होंने बाद में हमारे लिए हालचाल ही नहीं पूछा, बल्कि उन्होंने कई डॉक्टरों से हमारा संपर्क कराया, हमारा उनसे पर्सनल बात कराई कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में कैसा समाधान हो सकता है। तो जो काम जो हमारे रमन साहब हम लोगों को सिखा रहे हैं, वही काम हम लोग अपने दोस्त यार पेंशनर्स के बीच भी शेयर करें, एक दूसरे की मदद करने की भावना डेवलप करें। इन्हीं सबों के साथ आप सबको धन्यवाद। थैंक आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद कि आप धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब, रियली यू आर ग्रेट। अब कार्य समाप्ति की ओर बढ़ चला है। साथियों, सब लोगों ने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और सबका एक ही निचोड़ है, और वो ये है कि हमारा ये पेंशनर्स एसोसिएशन कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है। ये है क्या? तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए बना हुआ। किसकी सेवा? जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी सेवा के लिए बना हुआ। उनको डिप्रेशन में जाने से रोकने के लिए बना हुआ है, उनको मंच देता है, उनको एक संगत देता है, एक सोसाइटी देता है, ताकि वो अपने उद्गार व्यक्त करें, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहली चीज़ तो ये है कि सेवा के लिए मंच
दूसरी चीज ये है कि जब इस सेवा भाव को हम करते हैं, बैठकों में जाते हैं, तो हमें अपने सेहत का भी ख्याल रखना है, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। और एसोसिएशन कुछ ऐसा काम कर रहा है, जैसे मीटिंग में लोगों को बुलाना, वहाँ पे बर्थडे मनवाना। सही बात है ना? अभी क्या कहते हैं कि हम टूर प्रोग्राम ले गए, अभी कल आप देखिएगा यहाँ कल्चरल प्रोग्राम हो गया। गोरखपुर को बड़ा पिछड़ा जगह माना जाता है भाई साहब, यहाँ कभी लेडीज डांस नहीं होता था, लेकिन कल आप देखिएगा इस स्टेज पे लेडीज जो है, सीनियर सिटीजन लेडीज किस स्टाइल में डांस करेंगे, मतलब अचंभित हो जाएगा। यहाँ कपल डांस होता है भाई साहब। तो ये क्या है, हम लोग कल्चरल का भी काम कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, टूर प्रोग्राम में देश विदेश घूम भी रहे हैं, महिला दिवस भी मना रहे हैं। और तो और हमारे एक साथी हैं श्री सत्य प्रकाश सिंह, इन्होंने एक प्रपोजल रखा कि हम इंटर ब्रांच क्रिकेट टूर्नामेंट कराएंगे। तो सबसे बड़ी मजेदार चीज ये है कि जो हम कर रहे हैं इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में हो रहा है और इसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता था कि 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे तो पूरे देश के लोगों को फॉलो करेंगे। लेकिन मैं बताऊं, हमारी बहुत बड़ी सफलता है कि अराउंड अप्रॉक्स 60% पेंशनर्स एसोसिएशन ने फॉलो किया इसको और किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया। अब आप देखिएगा दूसरे पेंशनर एसोसिएशन में निश्चित रूप से क्रिकेट टूर्नामेंट कराएंगे, बैडमिंटन टूर्नामेंट कराएंगे। तो ये बताइए कि जब पेंशनर क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग ले रहा हो, बैडमिंटन मैच खेल रहा हो, तो पेंशनर क्या रिटायर्ड है, क्या सीनियर सिटीजन है? नहीं, सबके सब युवा, सबके सब दोस्त उमंग है। साथियों, इन सबके साथ 100 से स्वास्थ्य हो गया, 100 से सेवा हो गया और 100 से एक शब्द और होता है, वो है संघर्ष। संघर्ष किस चीज का? संघर्ष अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का, अपने पेंशन को बचाने का, वेतन आयोग से अपने हक की आवाज को उठाने का। उसमें भी हम एकताबद्ध होकर आगे बढ़ते हैं। सारी बिरादरी को, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन ने सारे पेंशनर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे पोस्टल का, सबको हम लोगों ने ला के एक मंच पे खड़ा कर दिया और अब सब लोग एक आवाज में, एक सुर में अपने संघर्ष की आवाज उठा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम तो ये कहते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन है जो पूरे देश के सारे पेंशनर संगठनों को एक दिशा दे रहा है, उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आने वाले वक्त में पेंशनर की एक छवि है कि भैया रिटायर हो गए, मुंह लटका हुआ है, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, ये सारी छवि खत्म हो जाएगी। अभी अम्बाला में कैंप हुआ तो जानते हैं लोग क्या कह रहे थे भाई साहब हर जगह तो पेंशनर्स को देखा, डेलीगेट्स को देखा, लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के जो डेलीगेट्स आए थे सबके सब ब्लैक सूट में थे, रेड टाई पहने हुए थे और यहाँ पे बैज लगाए हुए थे। ऐसा तो किसी एसोसिएशन ने कल आप देखिएगा गोरखपुर के जितने पेंशनर्स इस हॉल में बैठेंगे सबके सब मैक्सिमम सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट और ये है ना टैग, आई कार्ड का, क्योंकि वो टाई वाला मौसम नहीं है तो आई कार्ड में टैग। मैं ये कहता हूँ कि हमारे सारे